आज की दुनिया पैसे की दुनिया है बाबू साहेब। इसके चक्कर में कभी बेटा बाप के मुंह पर तमाचा मार दे तो हैरान मत होइएगा। हो सकता है मिलते जुलते शब्दों में ऐसा डायलॉग कादर खान ने कभी ना कभी किसी फिल्म के लिए लिखा हो। आपको भी सुनकर लगेगा बात तो ठीक है, और ये बात सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि मुल्कों पर भी सटीक बैठती है। ऐसे दौर में सोचिए, अमेरिका इजराइल पर डॉलर्स लुटा रहा है। 1945 से लेकर अब तक अमेरिका ने इजराइल को ऑन एन एवरेज 4 बिलियन यूएस डॉलर दिए हैं हर साल, और अगर इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लें तो अब तक अमेरिका इजराइल को तकरीबन 300 बिलियन यूएस डॉलर दे चुका है। अब आपको 300 बिलियन यूएस डॉलर बस नंबर लग रहा होगा, तो आपको बताऊं, इतने पैसे से आप करीब 12 साल तक लगातार नासा के प्रोजेक्ट को फंड कर सकते हैं। इतने पैसे में भारत जैसा बड़ा देश पूरी तरह रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट हो सकता है। हॉलीवुड स्केल की हजारों फिल्में फंड कर सकते हैं आप। और हाँ, वर्ल्ड हंगर की समस्या एक झटके में हल हो सकती है। अब सोचिए, आज की दुनिया में जहां बेटा पैसे के चक्कर में बाप को धोखा दे दे, इसी दुनिया में अमेरिका ने इजराइल में इतना पैसा इन्वेस्ट किया है। लेकिन क्यों? सिर्फ पैसा ही नहीं, अमेरिका ने न जाने इजराइल की कितनी जंगों को अपना बना लिया, न जाने उसने उसकी कितनी सारी दिक्कतों को खुद के सिर पर ले लिया। लेकिन क्यों भाई? क्योंकि यूएस इजराइल की दोस्ती चाहता है। अब आप पूछेंगे कि अमेरिका तो इतना बड़ा देश है, दुनिया में जिससे चाहे उससे पंगा ले ले। इत्तू सा देश है इजराइल, हमारे मणिपुर से भी छोटा, तो अमेरिका उससे दोस्ती क्यों चाहता है किसी भी कीमत पर? तो आज समझेंगे बस 4 पॉइंट में कि अमेरिका इजराइल की दोस्ती चाहता क्यों है। क्योंकि संदर्भ में हम कहते हैं, समझेंगे तो सुलझेगा। इजराइल नाम का देश पहली बार नक्शे पर कब आया? 14 मई 1948, और बनने के 11 मिनट बाद अमेरिका ने इसे मान्यता दे दी। और वो अमेरिका भी वो था जिसकी ताकत का नमूना दूसरे विश्व युद्ध में दुनिया ने देख लिया था। यानी अमेरिका के सर्टिफिकेट की सबसे ज्यादा इज्जत थी। यहीं से अमेरिका और इजराइल की दोस्ती की नींव पड़ी, और तब हुई शुरुआत ने आज ये रूप ले लिया कि इजराइल का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर यूएसए है। लेकिन तब हुई दोस्ती का एक बड़ा कारण था दूसरे विश्व युद्ध के बाद बने दुनिया के नए इक्वेशंस। कोल्ड वॉर की शुरुआत हो चुकी थी। अमेरिका और यूएसएसआर को यह बात तो समझ आ चुकी थी कि सुपर पावर बनने या बने रहने के लिए उन्हें जितने ज्यादा हो सकें उतने देशों का समर्थन चाहिए होगा। इसलिए जब वेस्ट एशिया में अरब देशों के बीच एक नए राष्ट्र ने जन्म लिया, अमेरिका ने तुरंत उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस बच्चे को बहलाने के लिए सब कुछ किया, हर जिद पूरी की। तब इजराइल को इसकी जरूरत भी थी। नया नया देश था, दुनिया भर से यहूदी अपने पुराने ख्वाब और नए देश में लौट रहे थे। वही यहूदी जिन्होंने होलोकॉस्ट में ना जाने कितना कुछ झेला था, और अब ज़ायनिस्ट विचारधारा से प्रेरित होकर एक यहूदी राष्ट्र बनाना चाहते थे। शुरुआत में यानी 1950s 1960s में अमेरिका ने इजराइल को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, अनाज उगाने के लिए, स्कूल अस्पतालों के लिए, कुल मिलाकर डेवलपमेंट के लिए खूब पैसा दिया, मतलब इकोनॉमिक एड। लेकिन फिर दौर बदला। इकोनॉमिक एड अपनी जगह रही, लेकिन मिलिट्री एड बढ़ने लगी। यानी अमेरिका इजराइल को मिलिटरीली सपोर्ट करने का मन बना चुका था। वो उन्हें हथियार भी दे रहा था, ट्रेनिंग भी देता था। कारण क्या था? इजराइल बन तो गया था, लेकिन उसके अरब पड़ोसियों को वो स्वीकार नहीं था। आए दिन कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहते थे। और फिर आया 1967। 5 जून 1967 को एक ऐसी जंग का आगाज हुआ जो चली तो महज 6 दिन, मगर उसने वेस्ट एशिया के नक्शे को इतना बदला कि वो आज भी पहले जैसा नहीं हो सका। इजिप्ट, जॉर्डन, सीरिया जैसे देशों से इजराइल की ठनाठनी चलती रहती थी, लेकिन आखिर खतरा महसूस करते हुए इजराइल ने एक बड़ा कदम उठाया। एक ऐसा कदम जिसका अंदाजा दुनिया ने नहीं लगाया था। इजराइल को ये सही वक्त लगा अपनी ताकत दिखाने का। दरअसल इस साल में अप्रैल के महीने में सीरिया और इजराइल की एयरफोर्स आसमान में लड़ भिड़ रही थी। उसी में इजरायलियों ने सीरिया के 6 जेट गिरा दिए। इसके बाद सोवियत यूनियन ने अपने साथी इजिप्ट को ये इंटेलिजेंस शेयर की कि भैया सावधान रहना, इजराइल सीरिया से अब जंग छेड़ने वाला है। सूचना ये गलत थी, लेकिन इजिप्ट के प्रधानमंत्री नासिर ने अपने साथी सीरिया की हेल्प के लिए सेना को आदेश दे दिया। हफ्ते भर के अंदर जॉर्डन के किंग को भी एक डिफेंस पैक्ट साइन करके अपना साथी बना लिया।
अब आप कह सकते हैं कि झगड़ा तो रीजनल था, फिर इसमें अमेरिका कहां से आ गया? बस अभी बताते हैं आपको, धीरज रखिए। तो हुआ यह कि सीरिया, इजिप्ट, जॉर्डन, इनकी जुगलबंदी से इजराइल नर्वस होने लगा। उसने सोचा कि अगर देर की तो ये तीनों मिलकर उसे नेस्तनाबूद कर देंगे। इजरायली लीडर्स ने जंग का ऐलान कर दिया। उनको साथ मिला अमेरिका का। सोवियत के एलाइज के खिलाफ इजराइल के लिए अमेरिका को आना ही था। 132 घंटों में 20,000 अरब और 800 इजरायली मारे गए, लेकिन अमेरिका की मदद से इजराइल ने इन तीनों देशों पर एक साथ जीत हासिल की और साथ ही हासिल कर ली उनकी बहुत सारी जमीन। अमेरिका ने इस जंग में इजराइल के साथ इंटेलिजेंस तो शेयर की ही थी। A4 स्काईहॉक विमान दिए थे। अपनी नेवी की 6th फ्लीट को भूमध्य सागर में तैनात कर दिया था ताकि यूएसएसआर के खतरे को रोक सके। और तो और यूएन में भी अमेरिका ने इजराइल के पक्ष में मोर्चा संभाला था। इसी तरह 1973 में योम किपुर वॉर हुई, जिसमें ये जो हारे हुए अरब देश थे, इन्होंने सोचा कि चलो एक कोशिश करते हैं इजराइल से अपनी खोई हुई जमीन हासिल करने का। इस वॉर में भी अमेरिका इजराइल का संकट मोचक बना। यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के आदेश पर अमेरिका के विशाल C-5 गैलेक्सी और C-141 विमानों ने सीधे इजराइल के हवाई अड्डों पर लैंड करना शुरू किया। वो अपने साथ नए टैंक्स, लड़ाकू विमान, भारी गोला बारूद लेकर आए। इस मदद ने पासा पलट दिया। इजरायली सेना ने न सिर्फ वापसी की, बल्कि इजिप्ट के काहिरा और सीरिया के दमिश्क के करीब पहुंच गई। कोल्ड वॉर के इस युग में अमेरिका इजराइल की साझेदारी गहराती चली गई। कुछ बड़े एग्रीमेंट्स हुए। 1981 में स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, 2 साल बाद दोनों ने मिलकर बनाया जॉइंट पॉलिटिकल मिलिट्री ग्रुप, और 1987 आते आते इजराइल अमेरिका का पहला मेजर नॉन नेटो एलाई बना। यानी जो अमेरिकी हथियार नेटो देश ले सकते थे, उन्हें पाने का हक इजराइल भी रखता था। और फिर एक तरह से ये अमेरिका की वेस्ट एशिया पॉलिसी का हिस्सा ही बन गया कि भाई हमें किसी भी हालत में वेस्ट एशिया में इजराइल की रक्षा करनी ही है, उसे इस लायक बनाना है कि वो इस क्षेत्र में दबदबा बनाए रखे। इसके लिए 2008 में यूएस कांग्रेस कुछ ऐसे लॉज तैयार कर रही थी जिसके तहत इजराइल के पास हमेशा इस रीजन में क्वालिटेटिव मिलिट्री एज रहे। मतलब मान लीजिए वेस्ट एशिया का कोई भी देश अमेरिका से कोई हथियार खरीदना चाहे तो वो खरीद ले, लेकिन अमेरिका ये इंश्योर करेगा कि इजराइल के पास पहले से उस हथियार की काट रहे। आप समझ आए आपको? इजराइल में अमेरिकी इन्वेस्टमेंट का पहला कारण। एक और बात, अमेरिका ने इजराइल की जमीन पर अपने हथियार पहले से जमा करके रखे हुए हैं। इनकी कीमत करीब 3.4 अरब डॉलर है और इसमें गोला बारूद, मिसाइल्स, स्मार्ट बम, वाहन, मेडिकल सामान सब शामिल है। ये हथियार लीगली अमेरिका के हैं, लेकिन किसी भी इमरजेंसी में या युद्ध के वक्त अमेरिका की अनुमति से इजराइल इन्हें यूज कर सकता है। इससे दोनों को फायदा है। इजराइल को जरूरत के वक्त तुरंत हथियार मिल जाते हैं और अमेरिका को वेस्ट एशिया में तेजी से एक्शन करने की सुविधा मिलती है। और ये रिश्ता इस तरह भी बदला है कि अब इजराइल घर का वो बेटा बन गया है जो कमाऊ भी है। मतलब अभी समझ जाएंगे आप। पेंटागन ने दिसंबर 2024 में एक रिपोर्ट में कहा था कि इजराइल यूएस का मॉडल एलाय है, क्योंकि इजराइल ना सिर्फ खुद मजबूत है बल्कि अमेरिका को भी इस पार्टनरशिप से काफी फायदा पहुंचाता है। एक तो वो अमेरिकी हथियारों का असली युद्ध में इस्तेमाल करता है, उसके पास तो बहुत लोग हैं लड़ने के लिए, तो अमेरिका टेस्टिंग के लिए अपने हथियार इजराइल को दे देता है और उससे मिलने वाला डेटा अमेरिका अपने हथियारों को और बेहतर बनाने में यूज करता है। इजराइल ने सुरंग ढूंढने और नष्ट करने की तकनीक भी विकसित की है, क्योंकि उसका दुश्मन हमास सुरंगें खोदने में माहिर रहा है, पता ही है आपको। इजराइल से सुरंगें खोजने का ज्ञान लेकर अमेरिका ने अपने यहाँ ड्रग तस्करों की सुरंगें पकड़ी। ISIS वाले भी सुरंग खोदते थे, तब भी ये ज्ञान अमेरिका के काम आया। इसके अलावा ड्रोन और AI सिस्टम में भी दोनों साथ काम कर रहे हैं। साथ ही युद्ध के दौरान घायल सैनिकों के इलाज में इजराइल की तकनीकों का अमेरिका ने इस्तेमाल किया है, जिससे इराक और अफगानिस्तान जैसे युद्धों में अमेरिकी सैनिकों की खूब जान बची। अब आपको जरा इंटेलिजेंस एजेंसीज और जासूसी की दुनिया में लिए चलता हूं, क्योंकि अमेरिका और इजराइल की सबसे खूंखार कॉमरेडरी तो आपको यहीं देखने को मिलेगी। बात 1956 के वसंत की है। मौसम सुनने में थोड़ा हसीन लग सकता है, लेकिन अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच की कोल्डनेस चुभन पैदा कर रही थी। दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी जीत थोपकर आगे बढ़ना चाहते थे। हाँ, वो यूएसएसआर के गोल्डन दिन थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उसने काफी देशों को अपने प्रभुत्व में ले लिया था। अमेरिका सोवियत्स और उनके
कम्युनिज्म के प्रभाव से परेशान था और उनकी कमजोर नस ढूंढने के लिए बेचैन था। तभी एक शाम यूएस प्रेसिडेंट आइजनहावर के टेबल पर एक फाइल पहुंची। ऊपर लाल अक्षरों में बड़ा बड़ा लिखा था टॉप सीक्रेट। आइजनहावर ने नोटिस किया कि कमरे में सीआईए के टॉप मोस्ट ऑफिसर्स मौजूद हैं। आइजनहावर ने फाइल खोली तो उनकी तो आंखें ही फैल गईं, क्योंकि उस फाइल में वो धमाकेदार बात लिखी थी जो सोवियत के लाल गढ़ को दरकाने के लिए काफी थी। 5 जून 1956 को इसी टॉप सीक्रेट को दुनिया भर तक पहुंचाया न्यूयॉर्क टाइम्स की एक हेडलाइन ने। बात सामने आ चुकी थी। सोवियत यूनियन बाहर से कितना ही मजबूत क्यों ना दिखे, उसके अंदर दरारें थीं। आर्टिकल में निकिता ख्रुश्चेव की स्पीच छपी थी, वही स्पीच जिसमें ख्रुश्चेव सोवियत के तानाशाह जोसेफ स्टालिन की धज्जियां उड़ा रहे थे। ये स्पीच ख्रुश्चेव ने उन 1400 पार्टी वर्कर्स के सामने दी जिनके साथ मिलकर वो स्टालिन की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते थे। कोई पानी के अंदर रहकर मगरमच्छ के खिलाफ प्लॉटिंग कर रहा है, ये बात अमेरिका के काम की थी। सोवियत के गढ़ में हुई बातचीत जो केजीबी तक भी नहीं पहुंची थी, वो सीधा पहले सीआईए और फिर यूएस प्रेसिडेंट की टेबल तक जा पहुंची थी। ये कमाल मोसाद का था, इजराइल की खुफिया एजेंसी। सीआईए ने पहली दफा मोसाद का लोहा माना और यहां से शुरू हुई सीआईए मोसाद की वो पार्टनरशिप जिसने दुनिया भर में ऐसे कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया जो सुनने में इम्पॉसिबल लगते थे। 1966 की बात है, कोल्ड वॉर का ही दौर था। अमेरिका और सोवियत एक दूसरे पर जासूसी ऑपरेशंस चलाया करते थे। लाखों आर्टिकल्स और हजारों किताबें हैं जो इन ऑपरेशंस की पुष्टि करते हैं। अब तो फिल्में भी आ गई हैं। तो भाई साहब, सोवियत के पास उस दौर में सबसे बेहतरीन फाइटर जेट था मिग-21। नाम सुना ही होगा आपने। अमेरिका की प्रॉब्लम ये थी कि उसे अभी तक मिग-21 के बारे में ज्यादा जानकारी थी नहीं, और अगर दुश्मन के प्लेन की जानकारी नहीं है तो उससे बेहतर फाइटर प्लेन आप कैसे बनाएंगे? अपने पायलट्स को मिग से लड़ने के लिए तैयार कैसे करेंगे आप? तो मोसाद ने एक प्लान बनाया। सोवियत यूनियन अरब देशों को अपने जहाज दिया करता था, इनमें एक इराक भी था। मोसाद ने डिसाइड किया कि कैसे भी इराक से एक मिग हथिया लिया जाए। ब्रिटिश जर्नलिस्ट गॉर्डन थॉमस ने मोसाद पर एक किताब लिखी है 698 पेज की, गिडियोन्स स्पाइस, जिसमें वो बताते हैं कि मोसाद कैसे पहुंची मुनीर रेडफा नाम के एक इराकी पायलट तक। ये भाई साहब मिग-21 उड़ाते थे। मोसाद ने मुनीर की कमजोर नब्ज पकड़ी और उसे कन्विंस किया कि इस बार जब मिग-21 लेकर उड़े तो सीधा इजराइल की धरती पर ही लैंड करे। मोसाद की फाइल्स में एक कारनामा ऑपरेशन डायमंड के नाम से दर्ज है, और इसी ऑपरेशन के चलते पहले इजराइल को फिर अमेरिका को पहला सोवियत मिग-21 मिला। सीआईए आई, उसका रेशा रेशा खोला, रिसर्च की, और अगली बार जब सोवियत मिग लेकर सामने आए तो यूएसए और इजराइल दोनों की तैयारी पूरी थी। और सिर्फ इंटेलिजेंस गैदरिंग में ही नहीं, एक बार तो 11 इजरायली एथलीट्स की मौत का बदला लेने में भी सीआईए ने मोसाद की पूरी मदद की थी। एक फिल्म भी आई है इस पर, स्टीवन स्पीलबर्ग की, म्यूनिक। 1972 में म्यूनिक ओलंपिक में ब्लैक सितंबर नाम के एक पैलेस्टीनियन मिलिटेंट ग्रुप ने इस कांड को अंजाम दिया था। अपने 11 खिलाड़ी मारे जाने से बौखलाए इजराइल ने ऑपरेशन बेयोनेट उर्फ ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड के तहत बदला लिया। मोसाद ने यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट तक अपने एजेंट डिप्लॉय किए। सीआईए ने इंटेलिजेंस शेयर की, लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया, और 11 इजरायलियों को मारने वाले हर शख्स को 20 साल तक पीछा करके मौत के घाट उतारा गया। वक्त बीतता रहा, दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप इस तरह बढ़ी कि अपने हर कॉमन दुश्मन का वो इलाज बांधते रहे। इनफैक्ट इनमें सबसे ताजा तो अभी जो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है, बात 2000s की है। ईरान अपने यहां न्यूक्लियर एनरिचमेंट कर रहा था, उसे न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना था। लेकिन ईरान के न्यूक्लियर पावर बनने से उसके दुश्मन इजराइल और अमेरिका दोनों को तगड़ा थ्रेट था। इसलिए सीआईए मोसाद ने साथ मिलकर एक सीरीज ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस लॉन्च की। अलग अलग मौकों पर ईरान के न्यूक्लियर प्लान को सबोटाज किया। बेस्ट सेलर किताब है मोसाद नाम की, इसमें एक चैप्टर पूरा का पूरा इन्हीं ऑपरेशंस की डिटेल से भरा पड़ा है। इस किताब में लिखा है कि कैसे सीआईए मोसाद ने मिलकर एक साइबर वेपन वायरस तैयार किया था स्टक्सनेट नाम का, और इसे प्लांट किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी नातांज में। ईरानी वैज्ञानिकों के कंप्यूटर में पहुंचा ये वायरस बहुत पैसा लगाकर बनाया गया था। नातांज के सेंट्रीफ्यूग्स को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर्स में घुसकर इस वायरस ने क्या किया, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग है। ये वायरस बिना वैज्ञानिकों को पता चले खुद से सेंट्रीफ्यूज की रोटेशन स्पीड बढ़ा घटा सकता था, जो एक्चुअली परमाणु बम बनाने के प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर एक फैसिलिटी में 100 सेंट्रीफ्यूज हों
तो 20 इसने खराब कर दिए। कुल मिलाकर काफी वक्त तक तो ईरान को पता ही नहीं चला, लेकिन वो न्यूक्लियर प्रोग्राम में सालों साल इसी वजह से पिछड़ता चला गया। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इमाद मुगनीह की मौत के पीछे भी मोसाद और सीआईए थे। 2008 में वो दमास्कस में कार बॉम्ब में मारे गए। इसके अलावा भी जाने कितने ऑपरेशंस हैं जो दोनों ने साथ मिलकर किए। और 9/11 वो तो सबको याद है। आतंकवाद के खिलाफ जो जंग अमेरिका ने छेड़ी, उसमें बहुत सारा काम मोसाद को दिया गया। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां ज्यादातर अलकायदा और ISIS पर ध्यान दे रही थी। उन्होंने हमास, पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद और दूसरे रीजनल टेररिस्ट ग्रुप से जुड़े काम अपने साथी मोसाद को सौंप दिए। इसकी वजह यही थी कि गजा और वेस्ट बैंक में इजराइल के पास ह्यूमन इंटेलिजेंस का बहुत तगड़ा नेटवर्क था, और इस तरह इजराइल अमेरिका के लिए वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में एक बेहद जरूरी पार्टनर बना। अब समझ आया कि अमेरिका को क्यों है इस छोटे से देश की जरूरत। लेकिन यह भी पूरी पिक्चर नहीं है। आइए एक जरूरी एंगल और बताता हूं। इजराइल हाई टेक्नोलॉजी के मामले में आज वर्ल्ड लीडर है, और इसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ है। याद कीजिए, अभी वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बताया था कि कैसे इजराइल के बनने के साथ ही अमेरिका ने इजराइल को इकोनॉमिक और मिलिट्री एड देने शुरू किए। आज भी तरह तरह की मदद देता है, लेकिन मदद देने वाले अमेरिका को भी इजराइल से इकोनॉमिकली काफी फायदा है। 2024 में अमेरिका और इजराइल के बीच टोटल ट्रेड, जिसमें सर्विस और गुड्स दोनों शामिल हैं, करीब $55 अरब तक पहुंच गया था। यानी कि पिछले साल के मुकाबले 9% ज्यादा। मतलब दोनों देशों के बीच ट्रेड लगातार बढ़ रहा है, भले ही जंग चल रही हो या कोई और कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो। थोड़ा नंबर गेम समझिए। अमेरिका ने इजराइल को 2024 में करीब $24.2 अरब का सामान और सेवाएं बेची, 2023 से 12.7% ज्यादा। अमेरिका ने इजराइल से 2024 में करीब $31.4 अरब का सामान और सेवाएं खरीदी, 2023 से 5.7% ज्यादा। आसान भाषा में बताऊं तो अमेरिका इजराइल से जितना खरीदता है उससे थोड़ा कम ही बेचता है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। जबकि अमेरिका साइज, पॉपुलेशन दोनों में इजराइल से कई गुना बड़ा है। आप FTA के बारे में जानते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। आजकल तो बहुत हल्ला है इसका। अगर दो देशों ने आपस में FTA साइन किया है तो साफ है दोनों इकोनॉमिकली आगे बढ़ना चाहते हैं साथ साथ, और वो अपना मार्केट एक दूसरे के लिए ओपन कर देते हैं, मतलब टैक्स वगैरह नहीं लेते हैं। और वो अमेरिका जो FTA तो दूर सब पर टैरिफ थोपता रहता है, इसी अमेरिका ने दुनिया में जब पहली बार कोई FTA साइन किया तो इजराइल के साथ किया था 1985 के अगस्त में। ये नाफ्टा से लगभग 10 साल पहले हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों के बीच जो सामान खरीदे बेचे जाएंगे उन पर से टैरिफ हटा लिए गए, साथ ही इन्वेस्टमेंट के रास्ते आसान बनाए गए। एक जॉइंट कमेटी गठित हुई जिसका काम ही था ये इस समझौते को बनाए रखे। आज भी ये समझौता दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों की नींव माना जाता है। इस FTA का असर इतना बड़ा था कि जब ये हुआ तब इजराइल की इकोनॉमी ज्यादातर छोटे और प्रोटेक्टेड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर बेस्ड थी, लेकिन करीब 4 दशक बाद आज इजराइल हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया के नेताओं में गिना जाता है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया। ये भी जान लीजिए कि इजराइल को स्टार्टअप नेशन कहते हैं। देश अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा R&D पर खर्च करता है। इजराइल का शहर टेल अवीव टेक्नोलॉजी का हब है, कैपिटल है। इसे अनौपचारिक तौर पर सिलिकॉन वादी कहा जाता है। इजराइल में बनने वाली नई टेक्नोलॉजी और आइडिया को अमेरिकी कंपनीज हाथों हाथ खरीदती हैं, उनमें इन्वेस्ट करती हैं। इससे अमेरिकन इंडस्ट्री को बड़ा फायदा है। इजराइल दुनिया के टॉप 2-3 देशों में है जो साइबर सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी बनाता है और बेचता है। अमेरिकी सरकारी एजेंसियां, बैंक, फाइनेंस कंपनियां, डिफेंस कंपनियां ये सब खरीदते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी बनानी हो, सेंसर्स बनाने हो, ये सब डेवलप इजराइल करता है, खरीदता अमेरिका है। इजराइल ने खेती में भी कमाल किया है। ड्रिप इरिगेशन, पानी को रिसाइकिल करना, प्रिसीजन फार्मिंग में काफी डेवलपमेंट किया। अमेरिका के सूखे इलाकों में ये तकनीक खूब इस्तेमाल होती है, और ड्रिप इरिगेशन वाली तकनीक का इस्तेमाल तो हम भी करते हैं। भारत इजराइल से सीखता है। इजराइल छोटा देश है, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन इतनी मजबूत है कि अमेरिका जैसी सुपर पावर उससे लगातार सीखती है, खरीदती है, फायदा उठाती है, इसलिए इन्वेस्ट भी करती है। बाकी ये तो आप सुनते ही रहते होंगे कि कैसे वेस्ट एशिया में इजराइल के होने से अमेरिका को स्ट्रेटेजिक फायदा होता है। आप समझिए कि अमेरिका भले एक देश है, लेकिन वो सोचता है एक अंपायर की तरह है। इन दोनों के बीच का फर्क समझिए आप कि अंपायर पूरी दुनिया के अलग अलग कोनों में भी अपना प्रभुत्व चाहता है। देश ऐसा नहीं चाहता है। अंपायर चाहता है कि उसके लिए हर जगह हालात अनुकूल हों।
इसलिए जो इलाके उसके मेनलैंड से दूर होते हैं वो वहां पर अपने बेस बनाता है, एलाइज ढूंढता है, ताकि अगर कभी उस इलाके में हालात विपरीत चले जाएं तो कंट्रोल कर सके। अब वेस्ट एशिया इतना अहम इलाका है, दुनिया भर के 50% ऑयल रिजर्व यहीं है, 40% गैस रिजर्व यहीं है, अब तो आप सबको पता ही है। तो अगर किसी एम्पायर को एक छत्र राज चाहिए तो वो इग्नोर नहीं कर सकता इसे। इसी वेस्ट एशिया में अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई कौन है? इजराइल। वेस्ट एशिया में कुछ भी हालात बिगड़े, अमेरिका को सीधे अपने सैनिक नहीं उतारने पड़ते, पहले वो कोशिश करता है कि इजराइल डील कर ले, और इस तरह अमेरिका को सीधा नुकसान बहुत कम होता है। अब तक हमने आपको बताया कि डिफेंस, इकोनॉमिक और जियोपॉलिटिकल फायदा क्या है इजराइल से यूएसए को, लेकिन अब सुनिए कि पिछले करीब 75 सालों में कोई भी प्रेसिडेंट या कोई भी सरकार आई हो अमेरिका में, वो इजराइल के करीब ही क्यों नजर आई, क्योंकि इस बात के बिना ये वीडियो पूरा हो ही नहीं सकता। अमेरिका की इजराइल से दोस्ती का एक बहुत बड़ा कारण है अमेरिका में रहने वाले यहूदी, और यही कारण है कि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी इजराइल थोड़ा बहुत दखल रखता है, कभी कभी ज्यादा भी। अमेरिका में करीब 70-80 लाख यहूदी रहते हैं। ये कम्युनिटी पॉलिटिक्स में बहुत एक्टिव है, खूब पढ़ी लिखी है और इतनी इन्फ्लुएंशियल है कि वोटिंग और पॉलिसी तक पर खूब असर डालती है, वो भी दो तरह से। अव्वल तो इनकी संख्या न्यूयॉर्क, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और पेंसिल्वेनिया जैसे अहम चुनावी राज्यों में ज्यादा है। इस वजह से उनकी संख्या कम होने के बावजूद चुनाव में उनका काफी असर है। और एक नाम और है जो आता है, वो है AIPAC, आगे मैं इसे बोलूंगा एपेक, यानी अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी। ये अमेरिका की सबसे ताकतवर लॉबिंग संस्थाओं में से एक मानी जाती है। इसकी शुरुआत 1953 में हुई। आज इसके 60 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं और ये अमेरिका के हर कांग्रेशनल डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, और ये संस्था एक पॉलिटिकल मशीन की तरह काम करती है। एपेक का मेन काम है अमेरिकी सरकार और नेताओं को प्रभावित करना। ये संस्था सीधे कांग्रेस और व्हाइट हाउस को द नियर ईस्ट रिपोर्ट जैसी कई रिपोर्ट्स भेजती है। इस रिपोर्ट में क्या होता है? इजराइल को कितनी सैन्य सहायता की जरूरत है, वेस्ट एशिया में क्या क्राइसिस चल रहा है, ईरान जैसे देशों पर क्यों बैन लग जाना चाहिए, इन सभी मुद्दों से जुड़ी रिसर्च और सजेशन ये संस्था भेजती है। सॉफ्ट पुश है भाई साहब, समझ जाइए। पहले AIPAC एपेक सीधे चुनाव में पैसा खर्च नहीं करती थी, लेकिन 2021 के बाद से चुनाव में खुलकर पैसा भी लगाती है। सिर्फ 2022 और 2024 के चुनाव में इसने $100 मिलियन से ज्यादा खर्च किए, जिससे ये अमेरिका के सबसे बड़े चुनावी फंडर्स की फहरिस्त में शामिल हो गई। इसका असर इतना है कि जिन उम्मीदवारों को एपेक समर्थन देता है वो करीब 90% मामलों में चुनाव जीत जाते हैं। AIPAC की एक स्ट्रेटेजी और है, ये दोनों तरफ से खेलती है। यूएसए की दोनों बड़ी पार्टियां, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स, दोनों को साथ जोड़ के रखती है। ये दोनों पार्टी के हर उस नेता को समर्थन देती है जो इजराइल के पक्ष में हो। हालांकि इसका झुकाव अक्सर रिपब्लिकन्स की तरफ माना जाता है, डोनाल्ड ट्रंप वाली पार्टी। कुल मिलाकर एपेक एक ऐसा सिस्टम बन चुका है जो पॉलिसी, इलेक्शन और पॉलिटिकल सपोर्ट तीनों लेवल्स पर काम करके अमेरिका में इजराइल के हितों को मजबूत बनाए रखता है। अमेरिका में रहने वाले, काम करने वाले बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंकर्स भी ज्यूइश हैं। मेटा के फाउंडर मार्क जकरबर्ग, दुनिया के सबसे ताकतवर बैंकर जेमी डिमन, गूगल के को-फाउंडर सर्गी ब्रिन, माइकल ब्लूमबर्ग, जॉर्ज सोरोस, ये सब इंडस्ट्रियलिस्ट बड़े बड़े यूएसए के इलेक्शन में सबसे बड़े डोनर हैं। और एक समानता है, सब ज्यू हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये सब कोई थ्योरी है, तो सुनिए कि कैसे एपेक ने पहले भी कई दफा अमेरिका की इजराइल पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ईरान न्यूक्लियर डील याद है, ओबामा वाली? उस समय एपेक ने इस समझौते का जमकर विरोध किया। इसके लिए एपेक ने सिटीजन्स फॉर अ न्यूक्लियर फ्री ईरान इस नाम के कैंपेन में करीब $40 मिलियन विज्ञापनों पर खर्च किए थे। हालांकि उस समय बराक ओबामा की सरकार ने यह डील की थी, लेकिन एपेक ने कांग्रेस में इतना विरोध खड़ा किया कि बाद में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने 2018 में खुद को समझौते से बाहर कर लिया। इसी तरह 2016 में अमेरिका और इजराइल के बीच हुआ $38 अरब का डिफेंस कोऑपरेशन डील। ये भी एपेक की लॉबिंग का बहुत बड़ा उदाहरण है। यह अमेरिका की हिस्ट्री की सबसे बड़ी सैन्य सहायता थी, जिसे पास करवाने के लिए एपेक ने बहुत जोर लगाया। एक और अहम मामला था 2018 में, जब अमेरिकी एम्बेसी टेल अवीव से जेरूशलम शिफ्ट हुई, बहुत शोर मचा। कहा जाता है तब भी फील्डिंग एपेक ने की थी। एपेक लंबे समय से इसके समर्थन में था और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप, मजबूत प्रेसिडेंट, वो झुके और ये फैसला लिया। कुल मिलाकर एपेक का ट्रैक रिकॉर्ड दिखाता है कि ये संस्था सिर्फ सलाह नहीं देती,
बड़े बड़े इंटरनेशनल फैसलों की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाती है। यही तो है वो इजरायली लॉबी। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि राष्ट्रपति कोई भी आए यूएस में, मुश्किल ये है कि वो इजराइल का विरोध करे। लेकिन एक बार हुआ था ऐसा। जिमी कार्टर 1970s में यूएसए के प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने वेस्ट एशिया में सिर्फ इजराइल का पक्ष लेने की बजाय पहली बार पैलेस्टाइन के अधिकारों की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा फिलिस्तीनियों को भी अपनी जमीन और राजनीतिक पहचान मिलनी चाहिए। ये बात पावरफुल प्रो इजराइल लॉबी ग्रुप्स को नागवार गुजरी। जब 6 डे वॉर और योम किपुर वॉर के बाद इजराइल की अरब देशों से सुलह हो गई तो कार्टर ही इस समझौते में मीडिएटर थे। इस समझौते को ही कैंप डेविड एकॉर्ड कहा गया। इस दौरान भी उन्होंने फिलिस्तीन का मुद्दा उठाने की कोशिश की पर उसे दबा दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे अमेरिका के अंदर इन्फ्लुएंशियल प्रो इजराइल नेटवर्क्स उनसे दूर होने लगे। फंडिंग, पॉलिटिकल सपोर्ट, मीडिया बैकिंग कम होती चली गई और जब 1980 का चुनाव आया तो कार्टर पहले से ही इकोनॉमिक क्राइसिस में थे। ईरान हॉस्टेज क्राइसिस हुआ और आखिरकार इस लॉबी के दूर होने की वजह से उनकी स्थिति कमजोर हो गई और नतीजा चुनाव हार गए। ये सब जानकारी आपको द इजराइल लॉबी एंड यूएस फॉरेन पॉलिसी नाम की जो किताब है उसमें मिल जाएगी। स्क्रीन पर आपको दिख रही होगी। उम्मीद करता हूं अब आपको इसका जवाब मिला होगा कि अमेरिका जैसा बड़ा देश इजराइल जैसे छोटे से देश से दोस्ती क्यों चाहता है, उसमें इतना इन्वेस्ट क्यों करता है। हमने कोशिश की है कि आपको थोड़ा थोड़ा सब बताएं, लेकिन फिर भी कुछ छूटा हो तो कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। आखिर हम और आप साथ में सीख कर तो आगे बढ़ेंगे। अपने दोस्तों के साथ संदर्भ का एपिसोड जरूर शेयर कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा हमारा अगले एपिसोड का। किसी और जटिल बात को आसानी से समझाएंगे। यह है संदर्भ। हम और आप समझेंगे तो सुलझेगा।